प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है बच्चों आनुवांशिकता और उत्क्रांति, जिसको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोलते हैं। इस पार्ट में हम आपको 2 वीडियो बताएंगे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 में पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। आनुवांशिकता, ये जो शब्द है हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस, आनुवांशिक बदल, आनुवांशिक बदल, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये देखिए, आपका पाठ का नाम है आनुवांशिकता और उत्क्रांति। आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन, प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण, उत्क्रांति, उत्क्रांति के प्रमाण, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जाति का निर्माण जिसको उद्भवन बोलते हैं, और मानवीय उत्क्रांति। ये सब चीजें हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। लेकिन इस पाठ में हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। पहले वीडियो में हम ये देखिए क्या क्या इसमें हम आपको बताएंगे। आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन, प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण और उत्क्रांति और उत्क्रांति के प्रमाण, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे। और दूसरे वीडियो में हम डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जाति का निर्माण और मानवीय उत्क्रांति के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आनुवांशिकता व आनुवांशिक बदल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आनुवांशिकता क्या है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी का प्रारंभ किसने किया था बच्चों, ये भी हमारे मन में संकल्पनाएं उठती हैं। तो ग्रेगर जोहान्स मेडल, इस वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी समय तक संशोधन करके आनुवांशिकता के बारे में जानकारी दिया था। उसके बाद 1901 में ह्यूगो द विंस, इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का जो कार्य कारण भाव था वो समझ में आया। इसी आधार पर उसके आगे 1902 में बाल्टर सटन ने कण खजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़ियां, ये जो गुणसूत्रों की जोड़ियां होती है बच्चों, उसके संबंध के स्वरूप में उन लोगों ने देखा। और यही संबंध यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा है ना 44 + XY, यहाँ भी 44 + XY, 42 + X, 42 + Y, 42 + X, 42 + Y। ये स्पर्म है, ये अंडे है, कैसे क्रिया करते हैं, तो कैसे फीमेल बनता है, कैसे मेल बनता है बच्चों, ये इसी गुणधर्म के आधार पर होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। बाद में चल करके आगे 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकॉर्थी तथा कालिन
मैक्लाइड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए की आनुवंशिक सामग्री देखी और उन्होंने यह सिद्ध भी किया। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वनस्पतियों से शुरू किया था। ये देखिए जीन्स को कैसे लोग पहचाने। गुणसूत्र जनकों द्वारा, ये डीएनए है। तीन वैज्ञानिकों ने शुरू में किसने किया था बच्चों? ग्रेगर जोहान्स ने, ग्रोगर जोहान्स ड्रिल ने। बाद में उसके आगे का कार्यभार 1901 में ह्यूगो द विंस ने संभाला। इसके बाद फिर आगे का कार्यभार आगे चल करके 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैक्लाइड, इन तीनों वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की। और आगे चल करके 1961 में फ्रांस के फ्रैंकाइस जेकब और जैक मोनाल्ड, इन्होंने ये डीएनए जो आप देख रहे हैं, डीएनए द्वारा होने वाले प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की। ये डीएनए आंशिक बदल है। ये देखिए एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने डीएनए पर। तो 1944 इस वर्ष में जो हमने बताया आपको, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैक्लाइड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है, ऐसा सिद्ध करके बताया। ये देखिए एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड, ये तीनों वैज्ञानिक थे। ये तीनों वैज्ञानिक हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आपको चित्र भी दिखा रहे हैं। 1944 में बच्चों इस प्रकार से ये आनुवंशिक जो है बदल माने हेरिडिटरी चेंजेस की शुरुआत हुई। आगे हम आपको ले चलते हैं प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये क्या होता है बच्चों? एक एक हम आपको बताएंगे। ये देखिए डीएनए है, ये डीएनए है, ये आरएनए है और ये देखिए प्रोटीन। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है माने भाषांतरण, और ये ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बच्चों डीएनए में पाए जाने वाले जो जनुक होते हैं, ये देखिए डीएनए में जो पाए जाने वाले जनुक होते हैं, आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की रचना एवं के कार्यों पर नियंत्रण भी रखते हैं। जनकों में प्रथिनों की निर्मित संदर्भ में जानकारी संग्रहित की गई है, और जो योग्य प्रकार के प्रथिन है वो समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है, और इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए में स्थित जनकों की श्रृंखला अनुसार एमआरएनए का निर्माण होता है, और यह निर्मित होते समय डीएनए के दो धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। निर्मित होने वाले एमआरएनए अणु में तथा वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा जो होता है, इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथ ही डीएनए के थाइमिन के स्थान पर एमआरएनए में यूरिसिल
होता है और आरएनए जो निर्मित करने की प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए के थाइमीन के स्थान पर एमआरएनए में यूरिसल होता है और आरएनए निर्मित करने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? यहाँ पर देखिए प्रतिलेखन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ये ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, माने प्रतिलेखन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो भाषांतरण क्या है? कोशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आता है। वह आते समय डीएनए के ऊपर के सांकेतिक संदेश लेकर के आता है और इस संदेश में बच्चों क्या होता है? अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के रूप में होता है। इसी को हम ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडान। और एमआरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडान होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडान टीआरएनए पर होता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? भाषांतरण कहते हैं, माने ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। इसके बाद ट्रांसलोकेशन माने स्थानांतरण क्या होता है? क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडान के अंतर में सरकता है। सरकना माने स्थानांतरण होता है। सरकना मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। जैसे मूल क्रम जो होता है वो सरक करके प्रतिस्थापित होकर के जब दूसरी जगह जाता है तो उसी को ही क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। म्यूटेशन माने उत्परिवर्तन। ये देखिए कैसे होता है। ये ओरिजिनल सीक्वेंस है बच्चों। ओरिजिनल सीक्वेंस को हम मूल क्रम बोलते हैं। ओरिजिनल सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? मूल क्रम। सजियों में जनुकीय के कारण ही अपने जैसे सजियों का निर्माण करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तथा इनमें से कुछ जनुक जैसे के वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक क्या होता है? परिवर्तन होता है। बच्चों माता पिता के सब गुणधर्म बच्चों में आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना घर में कि माता पिता के गुणों से कुछ ये भिन्न है। भिन्न है वही है प्रतिस्थापन है। वही क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन है। तो जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण से जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अर्थात क्या है? उत्परिवर्तन है। वह परिवर्तन क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे ये देखिए, इसे ये ओरिजिनल है, ये इसका करेक्ट कॉपी है। ये इसका क्या है? करेक्ट कॉपी है। और इसका क्या है? म्यूटेंट कॉपी है, माने थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। जैसे यहां पर हम देखिए ये मूल क्रम है। अब देखिए यहां पर T है, A है, A है, C है, बराबर। और C के बाद फिर T और G आता है। T और G आता है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन में क्या है? T है, डबल A है, C है। C के बाद एक T नहीं आता है बच्चों। क्या आ जा रहा है? G आ जा रहा है। और फिर A आता है, बाद में T आता है। AT यहां पर बदली हो गया। देखिए TGC में ये बदली हो गया। यही बदलना माने अपने स्थान से हटना। अपने स्थान से क्या होता है बच्चों? हटना। स्थानांतरण सब्स्टिट्यूशन का मतलब
अपने स्थान को बदल देना, माने प्रतिस्थापन हो जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना। इसी को हम विज्ञान की भाषा में क्या करते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। म्यूटेशन या क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन बच्चों कभी कभी तो यह बहुत सूक्ष्म होता है, थोड़े से लक्षण दिखते हैं। बहुत सूक्ष्म भी होता है, जैसे एक एक देखिए यहाँ TGC दिखाई दे रहा है, यहाँ भी चित्रों में दिखाई दे रहा है, म्यूटेशन है, क्रम इसका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे होना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। आगे ये तो हेरिडिटी हो गई बच्चों, अनुवांशिकता हो गई, और आगे है उत्क्रांति। उत्क्रांति ये देखिए उत्क्रांति। उत्क्रांति का मतलब होता है कि जो भी सजीव है बच्चों, उसमें अत्यंत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। यह धीमी गति से होती है, सजीवों का साध्य करने वाली प्रक्रिया भी है। ये अंतरिक्ष, ग्रह, तारों से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी सजीव हैं, जितने भी सृष्टि में होने वाले परिवर्तन है, वो अनेक चरणों में होता है, माने धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एकाएक होता नहीं है। तो जो प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया है, उत्क्रांति क्या है बच्चों, उत्क्रांति किसे कहते हैं? ये देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये उत्क्रांति देखिए यहां से शुरू होता है बच्चों, और ये देखिए बूढ़े बच्चे कैसे क्रम में बनता जाता है। तो उत्क्रांति क्या है बच्चों? उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। माने धीमी गति से होने वाली है, लेकिन साध्य करने वाली प्रक्रिया है। बच्चों करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पहले, माने 325 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में अत्यंत सरल सरल तत्व रहे होंगे, और उनसे जैविक तथा अजैविक प्रकार के सरल सरल यौगिक बने होंगे। उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्रथिन और केंद्र काम्ल निर्मित हुए होंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होगी। कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार कुछ की अच्छी वृद्धि हुई होगी, तो कुछ सजीव आसपास की परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उसका विनाश हुआ होगा। ये पहले के समय की बात हम कर रहे हैं। आज की तारीख में इस पृथ्वी पर वनस्पति और प्राणों की करोड़ों प्रजातियां हैं बच्चों, एक दो प्रजातियां नहीं है। उनके आकार एवं जटिलता में काफी अंतर भी है। सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, से लेकर महाकाय, देव मछली तक उनका विस्तार दिखाई देता है। तो बच्चों इस पृथ्वी पर करोड़ों जीव वनस्पतियां हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बहुत सारे बारे में हम अध्ययन कर भी चुके हैं। जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, तो उसके बारे में दिनों दिन हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, उनके गुणधर्म बता रहे हैं। आगे हम बच्चों आप लोगों को उत्क्रांति का सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों जैसा आप जानते हैं, पहले सजीव नहीं था,
तो प्रथम जो सजीव पदार्थ, जीव द्रव्य पृथ्वी पर आया, सभी जानते हैं कि पानी में निर्माण हुआ उसका, माने समुद्र में निर्माण हुआ। अनेक वर्षों के बाद जीव द्रव्य से एक कोश की सजीव का निर्माण, और उस एक कोश की सजीव में आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे परिवर्तन हुआ। उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी सजीव बच्चों धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे क्रमवार हुआ। इस समयावधि को लगभग हमने कहा कि 300 करोड़ वर्ष की है। सजीवों में बदलाव, विकास सर्वव्यापी सभी अंगों में होता गया। अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। यहाँ पर देख रहे हैं अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया का क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्क्रांति। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, भिन्न रचना है, कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पतियां, प्राणियों का प्रगतिशील विकास जो हो रहा है बच्चों, वही है उत्क्रांति। वही क्या है? उत्क्रांति। उत्क्रांति के प्रमाण भी हमको बहुत सारे मिलते हैं बच्चों। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये जो सिद्धांत है, इसको एकत्रित करने पर, सोचने पर ये विचार आ सकते हैं कि उत्क्रांति जो होती है वो नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन को अखंडित प्रक्रिया है। हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसका प्रमाण भी उपलब्ध है। ये प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। ये जैसे बाह्य रूप की प्रमाण है, आकारिक प्रमाण, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस प्रमाण भी चाहिए बच्चों। प्राणियों के मुख की रचना, उनकी आंखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल, ये बहुत सारी विशेषताएं होती है। जैसे ये आपको चित्र द्वारा हम दिखा रहे हैं, देखिए ये विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। इनमें पत्तियों का आकार, शिराविन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना, ये बहुत सारी समानताएं हमको देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है? देखिए बाल है, सबके शरीर पर बाल है। किसी के पास सफेद है, किसी के पास काले हैं, सबकी कान है, सबकी आंखें हैं, नाक है, मुंह है। एक निश्चित स्थान पर ही है, लेकिन थोड़ी बहुत सब में भिन्नता है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो बाह्य रूप की ये प्रमाण है, इस सब में मिलता है। ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही पूर्वज से जो होते हैं उत्क्रांतित हुए होंगे, इससे सिद्ध होता है। आगे हम शरीर विज्ञान का प्रमाण दिखाएंगे आपको। दूसरा जो है बच्चों, उत्क्रांति का प्रमाण में शरीर विज्ञान का प्रमाण, अंतररचना का प्रमाण। ये देखिए चित्र आप दिखाएंगे, हम इनका निरीक्षण करेंगे। ये जैसे क्या है बच्चों? ये हाथ का रूप है। ये हड्डी अंतर चमड़ी हटा दी गई है, ये हाथ का रूप है। ये अस्थिमय रचना में ये देखिए क्या है? मनुष्य का हाथ है। ये देखिए ये किसका है? ये पैर कैसे होते? देखिए, देखो दो ही नाखून है इधर। ये जो होता है वो बैल का पैर है। बैल का क्या है? पैर। एक खुरी जो होती है ना, बीच में फटी रहती है, बैल का पैर है। ये देव मछली के पर है। और ये देखिए ये क्या है? ये चमगादड़ के पंख है। ये चमगादड़ की क्या है? पंख है। ये अस्थिमय रचना माने हड्डी युक्त जो रचना है, यह भी समानता उनके पूर्वज के समान ही दर्शाती है। हर अंग के कार्य अलग अलग होते हैं बच्चों। जैसे पैर से हम चलते हैं, हाथ से हम कोई वस्तु उठा सकते हैं, आंख से हम देखते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो सभी अंगों के कार्य क्या क्या है? अलग अलग है। आगे हम उत्क्रांति के प्रमाण में अवशेषांग
अवशेषांक के बारे में आपको बताएंगे। अवशेषांक क्या होता है बच्चों? जो भी सजीव होते हैं, जो भी सजीवों में नष्ट होने वाला अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांक कहते हैं। सजीवों में नष्ट होने वाला अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को क्या कहते हैं? अवशेषांक कहते हैं। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए ऊतकों, अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन जो अस्तित्व में होने वाले पुरानी इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये अपनी आंत है, इस शरीर के विभिन्न भाग आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की कोई एक रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में वह निरुपयोगी या हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के मार्ग पर होती हैं। जैसे आप इसी में देखते हैं, अंदर जो अंदर वाली है, ये देखिए, ये छोटी आंतें हैं, ये छोटी आंत है, और ये क्या है बच्चों? ये बड़ी आंत है, किनारे किनारे वाली जो होती है, ये बड़ी आंत है, बराबर। ये कान है, ये कान के स्नायु हैं, कान के स्नायु। ये क्या है? ये दांत है, अपना मुंह है। ये सब, ये दांतें, ये देखिए, ये दांत और ये दांत मिलकर के हम कहते हैं अक्कल का दांत बोलते हैं इसको। ये मेरुदंड है, अंतिम 4 कशेरुकियाएं हैं मेरुदंड की। इनको हम क्या बोलते हैं? अवशेषांग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अवशेषांग। आगे हम आप लोगों को जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण या जीवाश्म विज्ञान के बारे में, अब आपके मन में बच्चों आता है कि करोड़ों वर्ष पहले कौन कौन से सजीव अस्तित्व में आए, उनका कैसे पता चलेगा? वो कहाँ छिपे हुए हैं? बच्चों, हमारे पृथ्वी पर बाढ़ आती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। तो ऐसी आपदाएं जब आती हैं तो उसमें सजीव भी दफन हो जाते हैं। तो इनके जो चिन्ह होते हैं, जो इनके अवशेष रहते हैं, वो नीचे छिपे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है, यह उत्क्रांति का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों, जब कोई प्राणी या वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है, और उस समय से उनके शरीर से कार्बन 40 का कम होना, यह प्रक्रिया लगातार शुरू होती है। और कार्बन 12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पतियां अथवा प्राणियों में कार्बन 40 और कार्बन 12 इनका अनुपात स्थिर न रह करके लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद कुछ समय में उसमें कार्बन 14 की सक्रियता और कार्बन 14 था कार्बन 12 का अनुपात ज्ञात करना, एक कालावधि का मापन किया जाता है, और इसे ही कार्बन आयु निर्धारण कहते हैं। माने इसका जब टेस्ट किया जाता है बच्चों, जो जीवाश्म पृथ्वी में दबे रहते पाए जाते हैं, इनके समय की जानकारी हमको तभी मिल पाती है कि ये कब के होंगे, किस काल के रहे होंगे। ते हम जीवाश्म विज्ञान में इस प्रकार की जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भू स्तर है बच्चों, उसमें जीवाश्म की जो रचना इस प्रकार से है। ये देखिए, पक्षी है सस्तन वाले, ये सरीसृप वाले हैं, ये सरीसृप उभयचर मत्स्य वाले हैं, और ये समपृष्ठ रज्जु प्राणी है, ये चट्टाने हैं। ये देखिए,
ये पूरा जीव महाकाल के सजीव हैं, ये मध्य जीव काल के सजीव हैं और ये नूतन जीव महाकल्प के हैं। ये सब इनको इस प्रकार से वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कार्बन जो आयु निर्धारण पद्धति है कि जो जमीन में दबा हुआ है इसकी आयु कितनी रही होगी, वो कार्बन 14 के किरणोत्सारी क्षय पर आधारित है। और यह बिलाई लिबी एक वैज्ञानिक थे बच्चों, ये देखिए बिलाई लिबी है, इनके द्वारा 1954 में ये जो है विकसित की गई थी बिलाई लिबी। इसके लिए उन्होंने 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस पद्धति से निकाले गए विविध पदार्थों के आयुर्मान रेडियो कार्बन नामक पत्रिका में प्रसिद्ध भी हुए। इस संयोजी कड़ी है बच्चों जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता है, माने कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं इसको। जैसे इक्बल, लेप्टिस है, लंगफिश है और पेरीपिट्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनको संयोजी कड़ी में कैसे जोड़ा जाएगा। बच्चों आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भ्रूण विज्ञान का प्रमाण मिलता है। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, ये देखिए एक गिल स्लिट्स है, टेल, ये गिल से बने हुए हैं, ये टेल है, ये गिल स्लिट्स है। इसमें आए धीरे धीरे देखिए सब में परिवर्तन होता जाता है। बाद में देखिए मछली का रूप धारण कर लेती है और स्लैमेंडर का रूप धारण कर लेता है। ये टार्टवाइज है, माने कछुआ का रूप धारण कर लेती है। ये चीक है, मुर्गी का रूप धारण कर लेती है। ये रैबिट है, खरगोश का रूप धारण कर लेता है। ये मैन का रूप धारण कर लेता है, माने मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। तो इनका जो ये चरण है वो कई चरणों में होता है। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड चरण है। ये 3 प्रकार के चरणों में होता है। देखिए फर्स्ट चरण में है बच्चों, ये फर्स्ट चरण में, ये फर्स्ट चरण में हुआ, फर्स्ट स्टेप में। ये देखिए सेकंड स्टेप में हुआ और ये क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हुआ। ये मछली बन गई, स्लैमेंडर बन गया, कछुआ बन गया, मुर्गी बन गई, सुअर बन गए, गाय बन गई, खरगोश बन गया और ये मनुष्य बन गया। तो जिनका विभिन्न स्तरों का हम अगर इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफी समानता दिखाई देती है और जब थोड़ी सी और समता होती है तो उनमें अंतर दिखाई देता है। विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे ऐसा हमको प्रमाण मिलता है। ये विविध अवस्थाओं के भ्रूण थे बच्चों, ये विविध अवस्थाओं के क्या थे, भ्रूण। ये विविध अवस्थाओं के भ्रूण है। तो पहले एक जैसा ही दिखता है लेकिन बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें परिवर्तन होता जाता है, उसमें परिवर्तन होता जाता है। ये नीचे दी गई आकृति आप पूर्ण कीजिए। उत्क्रांति के प्रमाण हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं बच्चों। उत्क्रांति के प्रमाण हमको बाह्य रुतकी में मिलते हैं, जो आपने देखा। आयुओं की हड्डियों की रचना में समानता होती है, आयुओं की हड्डियों की रचना में समानता होती है। और जो हमने आपको देखा था अवशेषांग देखा था। इसके बाद भ्रूण में आपने देखा कि भ्रूण में क्या होता, विविध अवस्थाओं के भ्रूण एक जैसे ही आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है चित्र में, ये सब चित्र है, एक साथ भ्रूण ही आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में लिया। किसके बारे में लिया, हम क्या क्या सीखा है हमने आपको एक बार फिर बता देते हैं कि क्या क्या बारे में हमने सीखा। आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन के बारे में सीखा, प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण के बारे में, उत्क्रांति और उत्क्रांति के प्रमाण के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।